तो स्टूडेंट्स देखिए, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? यस सर। चलो ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने एनर्जी की थोड़ी चर्चा की थी और हमने कहा था ये जो चैप्टर है इसमें हमें मेनली दो टाइप की एनर्जी की बात करनी है, डेट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ते हैं। या फिर मैं आपसे और अच्छे से बोलूँ तो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी नाम की चीज़ नहीं है कोई भी। पोटेंशियल एनर्जी तो हम बोल देते हैं, एक्चुअली में जो डिफाइन किया गया है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिफाइन किया जाता है बच्चों, है ना। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की जाती। अब ये डिफरेंस क्यों मैं बोल रहा हूँ, अभी आपको समय के साथ समझ में आएगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए, पहली चीज तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है, ये केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन किया गया है। ये बात आप समझे, क्यों कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन किया गया है। तो एक्चुअली में आप जानते हो कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं, अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हो तो आप किसी भी पाथ से चले जाओ, फर्स्ट पाथ से चले जाओ, सेकंड पाथ से चले जाओ, या कोई भी आर्बिट्ररी थर्ड पाथ से चले जाओ, वर्क डन जो कंजर्वेटिव फोर्स का होता है बच्चों, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब वही वर्क डन फर्स्ट पाथ से भी आएगा, वही वर्क डन सेकंड पाथ से भी आएगा, और वही वर्क डन थर्ड पाथ से भी आएगा। तो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है वर्क डन किसका बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्सेस का। कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर इनका वर्क डन किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, तो हमने क्या किया कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया कि एनर्जी का, जो हम बोलेंगे कि अगर इन दो पोजीशंस पर, किसी कंजर्वेटिव फोर्सेस में अगर हम दो पोजीशंस पर एनर्जी डिफाइन करते हैं, डिफरेंस डिफाइन करते हैं, तो ये डिफरेंस जो है वो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा। क्योंकि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कभी भी चेंज नहीं होगा दो पॉइंट्स के बीच में, तो एनर्जी डिफरेंस भी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी पोजीशन के चेंज की वजह से कभी भी दो पॉइंट्स पे चेंज नहीं होगी। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे पहला पॉइंट अगर लिखें तो जो पोटेंशियल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, PED लिख रहे हैं इसको। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिफाइंड डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो उसको सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन किया गया है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, बिकॉज बिकॉज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, बिकॉज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन को ही डिफाइन करने का। तो पोटेंशियल एनर्जी का आपको समय के साथ समझ में आएगा कि इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से जब आप वर्क डन निकालते हो कंजर्वेटिव फोर्स का, तो आपको कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ती है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लाया गया है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, है। तो ये समय के साथ थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी तो आप इतना याद रखें कि जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है वो केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन की जाती है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं। क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव का अलग अलग पाथ में अलग अलग वर्क डन आएगा, तो फिर वहां पे डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो उसको डिफाइन करने का कोई फायदा नहीं। यहाँ पे डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कांस्टेंट होता है किसी भी पाथ के अलाउंग। इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे किया गया है, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों, है ना। तो लिखा गया है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बच्चों ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे ही डिफाइन किया गया। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज डिफाइंड, तो जैसे डिफाइन किया गया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, negative of work done by conservative forces between initial and final position, between initial and final position। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसका नेगेटिव जो है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। तो मैथमेटिकली देखो क्या डेफिनेशन है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं बच्चों।
तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो है वो डेल्टा यू हो जाएगा। तो डेल्टा यू डिफाइंड एज माइनस टाइम्स ऑफ नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हमें बोलना चाहिए। यानी कि आप देखो तो डेल्टा यू को लिख सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। या फिर माइनस आप इधर ले आओ तो इनिशियल पहले आ जाएगा, फाइनल बाद में आएगा। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये याद रखो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अभी डिफरेंस ही क्यों डिफाइन किया है, पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं डिफाइन किया जाता, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। तो हमें यहाँ पे मेनली जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है वो आपकी दो पोटेंशियल एनर्जीज है। पहला है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हम स्प्रिंग के लिए पढ़ेंगे। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ ना। तो पहली बात तो आपको हमेशा याद रखना है बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है, पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज डिफाइन नहीं की जाती। जो डिफाइन किया गया, हम कहने में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन रियलिटी में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिफाइन किया गया है। और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है वो केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन किया जाता है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जो है पास से इंडिपेंडेंट होता है। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए जो डिफाइन की गई है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, वो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे डिफाइन किया गया, ऐसे ही डिफाइन किया गया, स्टैंडर्ड है, सभी मानते हैं, तो हमें भी ये मानना पड़ेगा। और उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो ये बिल्कुल डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन। अब देखते हैं हम कि इस डेफिनेशन से वर्क डन जो है या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाएगी, है ना बच्चों। तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़े। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है बच्चों, बाकी बहुत सारी चीजें अब आगे चलकर समझ में आएंगी जब इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो पूछो, बोलिए स्टूडेंट्स। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। Sir, here it is written initial and final, positive or position. पोजीशन, पोजीशन नॉट पॉजिटिव, गलती से लिख गया पॉजिटिव, पोजीशन। और कोई डाउट? No, sir. चलिए बच्चों, तो मैं क्लियर कर दूं इसको, लिख लिया सभी ने? Yes, एक बार sir. सेकंड पॉइंट समझा दो। कौन सा पॉइंट बेटा? सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है डेफिनेशन है, क्या डिफाइन किया गया पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, व्हिच कैन बी आल्सो रिटन एज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, क्लियर है? तो अब मैं क्लियर करूं ड्राइंग? चलो ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे फोकस करते हैं। तो देखिए, जो पहली टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ये क्या चीज है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर आप, मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ऐसी एनर्जी है जो हमें दिखाई नहीं देती, इसको थोड़ा सा फील कम आता है एनर्जी का, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में बच्चे को परेशानी नहीं होती, पोटेंशियल में परेशानी होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि पोजीशन चेंज करोगे तो आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक एम मास का ब्लॉक जो है वो पहले ए पॉइंट पे था, इसको आप एच हाइट ऊपर ले गए और बी पॉइंट पे ले गए। तो जब आप इसको एच हाइट ऊपर ले गए बी पॉइंट पर, तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, बट ये एनर्जी है। वो जो एनर्जी है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। क्योंकि अगर आप इसको छोड़ोगे तो ये नीचे आएगा, किसी भी चीज को हिट कर सकता है, फोर्स लगा सकता है, वर्क करा सकता है, मतलब उसके पास एनर्जी तो है। तभी तो डैम में आप पानी स्टोर करते हो बच्चों, तो वो जो एनर्जी वो डैम में स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो हमें दिखाई भले ही नहीं दे रही, लेकिन वो एनर्जी होती है वहां पर, क्योंकि उससे कार्य तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए से बी जब आप पार्टिकल को ले गए, तो यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी, तो हम ये मान लेते हैं कि जो इनिशियल पॉइंट था ए,
वहां पे कोई पोटेंशियल एनर्जी यूए है, कुछ हमने ऐसा मान लिया, और बी पॉइंट पे जो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी यूबी है, क्योंकि हम तो डिफरेंस डिफाइन करते हैं ना, तो हमें दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ए पर हमने कंसीडर कर लिया बच्चों यूए, और बी पे कंसीडर कर लिया जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो है यूबी। अब आप ध्यान से देखो, वर्क डन तो निकालना आता है आपको कंजर्वेटिव फोर्स का, भाई mg जो है वो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाई mg फोर्स वो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस mgh। ये हम तो पहले ही निकाल चुके हैं, माइनस mgh क्यों, क्योंकि mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो माइनस mgh वर्क डन लिखेंगे mg फोर्स का। और अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हमें पता है कि अभी हमने बताया था कि डेफिनेशन से कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, या फिर अगर इसको डेल्टा यू लिखोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखो, तो यहाँ माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव लिखो, जैसे भी आपको लिखना। तो मैं तो इसको यूज कर लेता हूँ। तो इनिशियली कहाँ पे थे, ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी थी यूए, फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है यूबी, ए से बी गए ना, फाइनल पॉइंट बी हो गया। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वर्क डन बाई mg वो कितना आया हमारे पास, माइनस mgh। तो आप ub को इधर ले आओ, b पे हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, और mg को इधर ले आओ, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट b एट एनी हाइट h, एट एनी हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया mgh, ये इधर ले गए तो प्लस हो गया, ये इधर ले गए तो प्लस हो गया, mgh प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट u। देखो बच्चों ये फॉर्मूला आ गया, तो किसी भी h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh प्लस u है। अब आप लोगों ने बच्चों 9th क्लास में ये जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है इसका फॉर्मूला आप लोगों ने mgh पढ़ा है, लेकिन वो इनकम्प्लीट फॉर्मूला है, दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला, mgh प्लस u है। अब देखो ये फॉर्मूला आया पोटेंशियल एनर्जी एट b, लेकिन अब बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम इस फॉर्मूले को आसान करना चाहते हैं तो हम किसी भी एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस मान सकते हैं, मतलब वहां पे एक रेफरेंस नंबर मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो सरफेस ऑफ अर्थ है उसको रेफरेंस लेवल मान लिया गया है, रेफरेंस लेवल। तो ये रेफरेंस लेवल मानने से क्या होगा बच्चों, रेफरेंस लेवल पर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं। आप कोई भी एक नंबर मान सकते हो, 10 20 100 जो मानना चाहो, ये 10 जूल हो सकती है, 20 जूल हो सकती है, 30 जूल हो सकती है, उसके हिसाब से यू भी आ जाएगा आपका, लेकिन डिफरेंस हमेशा mgh के बराबर होगा। लेकिन रेफरेंस लेवल पे अगर आपको फॉर्मूला आसान करना है तो वो नंबर क्या मानो जिससे फॉर्मूला छोटा हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का नंबर 0 मानो रेफरेंस लेवल पर। तो रेफरेंस लेवल पे हमने पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 मान ली, तो यूए पे जब 0 माना, तो हमेशा याद रखें, ये पॉइंट मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि फॉर simplification of formula of potential energy, we have to assume a reference label, where we consider पोटेंशियल एनर्जी एज 0। भाई कोई भी नंबर आप मान सकते हो, कंसीडर पोटेंशियल एनर्जी एज 0, लेकिन 0 क्यों माना गया, क्योंकि उससे फॉर्मूला आसान हो जाता है और कैलकुलेशन आसान हो जाती है, सबसे बड़ी बात तो है ना। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी अब आपकी आई, तो किसी भी बॉडी का h हाइट ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यूए 0 कर दो, तो ये आता है mgh। देखो फॉर्मूला आसान हो गया, यही फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा है। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है बच्चों, जब आपने ग्राउंड को रेफरेंस लेवल माना और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 कर दिए। तो कहने के लिए पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन रियलिटी में मन में आप ये याद रखो कि एक्चुअली में ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, और ये तब का डिफरेंस है जब हमने रेफरेंस लेवल ग्राउंड पे माना है और ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी, तब h हाइट ऊपर जो है वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh लिखी जाएगी। वो mgh डिफरेंस है, लेकिन रेफरेंस लेवल से डिफरेंस है, ये बात आपको याद रखना। और शॉर्ट में हम इसको क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हम ग्राउंड को रेफरेंस लेवल ले रहे हैं
जहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल पे 0 मान ली है, तो अगर हम किसी ब्लॉक को h हाइट ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी mgh। और अगर हम उसी ग्राउंड लेवल से नीचे चले जाएंगे h हाइट, और यहाँ पर ग्राउंड को रेफरेंस लेवल माना है, तो रेफरेंस लेवल से नीचे जाने पर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी -mgh। अगर आप इसको नीचे ले जाओ और रेफरेंस लेवल को ऊपर लो तो आप देखोगे देखोगे नीचे जाने पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -mgh आएगी जब इसी से सॉल्व करोगे आप। जब आपने रेफरेंस लेवल कितना ले लिया बच्चों, 0। तो हमेशा याद रखें, जब आप किसी की पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो, केवल डिफरेंस नहीं बोलते हो, एनर्जी बोलते हो, पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे तब डिफाइन की गई है जब आपने एक पॉइंट को रेफरेंस लेवल चूज कर लिया है और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया है। तब जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलना चालू करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी आप समझ पा रहे हो, चीज कोई पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीज नहीं होती है, एक्चुअली में डिफरेंस होता है। लेकिन जब हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल होना चाहिए कि एक जगह पे पक्का रेफरेंस लेवल लिया गया है जहां पे 0 माना गया है और वो जो डिफरेंस है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, है ना। तो ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अगर आप ग्राउंड से h हाइट ऊपर जाओगे, रेफरेंस लेवल से h हाइट ऊपर जाओगे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh लिखी जाएगी। और अगर रेफरेंस लेवल से नीचे आओगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी -mgh लिखी जाएगी। आई होप बच्चों आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में क्या रिलेशन है ये आपको समझ में आएगा। जब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में एक पॉइंट हम रेफरेंस मान लेते हैं और उसको 0 ले लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलने लगते हैं, दूसरे पॉइंट की एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी, है ना। लेकिन एक्चुअल में वो डिफरेंस ही है ना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बोलिए बच्चों, समझ में आया कुछ? यस सर। तो फिर आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको ये बताता हूं बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी को क्यों नहीं डिफाइन करना सही बात है, डिफरेंस ही क्यों डिफाइन करते हैं, इसको भी समझते हैं। देखो मैं इसको क्लियर करता हूं फिर इस बात को समझाता हूं। तो यहां पे देखें, जैसे मैं आपसे बोलूं स्टूडेंट्स कि ये भाई इस तरीके से ग्राउंड लेवल है, समझे इस बात को बहुत अच्छे से। ये ग्राउंड है और मान लीजिए कि इस पे एक बिल्डिंग है जो 2 मंजिल बिल्डिंग है मान लो। तो एक फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फिर यहाँ पर सेकंड फ्लोर है मान लो। तो यहाँ पर एक व्यक्ति नीचे ग्राउंड पे खड़ा है जिसको हम ए नाम दे रहे हैं, फिर एक व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है जिसको हम बी नाम दे रहे हैं, और एक व्यक्ति सबसे टॉप पे खड़ा है जिसको हम सी नाम दे रहे हैं। मान लीजिए कि जो फर्स्ट फ्लोर की हाइट है वो h है और फर्स्ट फ्लोर से जो सेकंड फ्लोर की हाइट है वो भी h है, ये मान लेते हैं। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ए से अगर आप पूछा जाए, तीनों का मास भी सेम है, इसका मास भी m, इसका मास भी m, इसका मास भी m। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं किससे पूछूं, अगर मैं ए वाले आदमी से पूछूं कि भाई ए वाले आदमी बताओ कि तुम्हारी खुद की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो अगर मैं ए के फ्रेम से देखूं, ए के रेफरेंस फ्रेम से, तो वो बोलेगा भाई मैं जहां खड़ा हूं मेरे लिए तो वही रेफरेंस लेवल है। तो मैं जहां खड़ा हूं मैं अपने आप को रेफरेंस लेवल लूंगा, तो मैं अपने रेफरेंस लेवल पर 0 पोटेंशियल एनर्जी मानूंगा। तो मेरी खुद की पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि मैं रेफरेंस लेवल पे हूं तो 0 होगी। फिर पूछा गया कि तुम्हारे हिसाब से बी की क्या पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो बोलेगा मेरे से h हाइट ऊपर है, रेफरेंस लेवल से h हाइट ऊपर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। अगर ए के हिसाब से सी की पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो वो बोलेगा कि ग्राउंड मेरे रेफरेंस लेवल से वो 2h हाइट ऊपर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 2mgh है। ये पोटेंशियल एनर्जी आप तब लिख रहे हो जब आप ए के नजरिए से देख रहे हो, ए के रेफरेंस से देख रहे हो। उसने अपने ग्राउंड सरफेस को रेफरेंस लेवल माना है, तो आदमी जहां भी खड़ा होता है वो अपने ग्राउंड सरफेस को रेफरेंस लेवल मानता है। अब सोचो यही कहानी बी से पूछी जाए पूरी, कि भाई बी वाला आदमी बताएगा कि बाकी सबकी उसके हिसाब से क्या पोटेंशियल एनर्जी है, तो बी वाला जो है वो अपने ग्राउंड सरफेस को रेफरेंस मानेगा बच्चों। रेफरेंस लेवल वो किसको मानेगा, वो ग्राउंड को नहीं मानेगा, वो जहां पे खड़ा है उसको रेफरेंस लेवल मानेगा, उस सरफेस को। अगर उसको रेफरेंस लेवल मानेगा तो बी का खुद की पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानेगा, क्योंकि खुद को रेफरेंस मान लिया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो सी की पोटेंशियल एनर्जी उसके हिसाब से कितना है, तो वो बोलेगा कि मेरे रेफरेंस से तो भाई सी h हाइट ऊपर है, तो h हाइट ऊपर है तो mgh। तो बी के लिए सी की पोटेंशियल एनर्जी तो mgh हो गई।
और बी के लिए ए की पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखी जाएगी बच्चों? बी बोलेगा कि भाई ये मेरे रेफरेंस लेवल से तो एच हाइट नीचे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh लिखी जाएगी। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यही बात आप सी से पूछो। सी वाला व्यक्ति बोलेगा कि भाई बताओ सबकी पोटेंशियल एनर्जी आप कितना लिखोगे? तो सी बोलेगा कि मैं अपने ग्राउंड सरफेस को रेफरेंस मानूंगा। रेफरेंस तो मैं कहीं भी मान सकता हूं भाई, तो रेफरेंस लेवल पे मुझे 0 मानना है, तो मैं अपने सरफेस को रेफरेंस मानूंगा, ग्राउंड को नहीं मानूंगा, फर्स्ट फ्लोर को नहीं मानूंगा। तो वो जहां पे खड़ा हुआ है उस सरफेस को उसने रेफरेंस ले लिया, तो अपनी खुद की पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा कि 0 है भाई, क्योंकि वो रेफरेंस लेवल पे खड़ा हुआ है। बी उससे एच हाइट नीचे है, एच हाइट नीचे है रेफरेंस लेवल से, तो वो बोलेगा कि बी की पोटेंशियल एनर्जी मेरे लिए तो भाई mgh है, क्योंकि एच हाइट वो उससे नीचे है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सी के लिए बी की जो पोटेंशियल एनर्जी वो माइनस mgh, और जबकि ए की पोटेंशियल एनर्जी सी के लिए कि सी के रेफरेंस लेवल से वो 2h हाइट नीचे है, तो ये -2 mgh हो जाएगा। हाइट 2h लिखोगे ना, तो 2 बाहर लिख लिया मैंने, तो 2 mgh। अब आप खुद सोचो, जैसे जैसे रेफरेंस बदल रहा है, मतलब रेफरेंस फ्रेम आप बदल रहे हो, कभी ए के, कभी बी से, कभी देखो उसी पॉइंट का, सी पॉइंट का, बी पॉइंट का, ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो चुका है। आप ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। अगर रेफरेंस लेवल बदल जाएगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी, वो सेम नहीं रहेगी। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना अकलमंदी नहीं है, लेकिन आप यहां पे किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस देखो। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो वो कभी नहीं बदल रहा है। देखो यहां पर, जैसे मैं आपसे बोलूं कि सी और बी के बीच में देखो, किसी के भी नजरिए से देखो, ए बी सी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना है? 2 mgh माइनस mgh, तो बचा कितना बेटा? mgh। बी के नजरिए से mgh माइनस 0, कितना बचा? mgh। 0 माइनस mgh, तो कितना बचा? mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, चाहे आप ए के नजरिए से देखो, बी के नजरिए से देखो, सी के नजरिए से देखो। वैसे ही आप बी और ए के बीच में देखो, किसी के भी नजरिए से, ये mgh माइनस 0, तो mgh बचेगा डिफरेंस। 0 माइनस mgh, तो भी mgh बचेगा। माइनस mgh माइनस -2 mgh, तो माइनस mgh प्लस 2 mgh, तो फिर से mgh बचेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए पॉइंट, इट डज नॉट चेंज। और वैसे ही आप चाहे तो डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ए और सी के बीच में निकालो, तो 2 mgh माइनस 0, तो 2 mgh, mgh माइनस mgh, तो 2 mgh, 0 माइनस -2 mgh, तो 2 mgh। तो देखो इसका भी नहीं बदल रहा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ही क्यों डिफाइन किया गया है, क्योंकि वो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पे डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट की कितनी भी बदल दो आप, वो चेंज हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम। बट दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो किसके बराबर है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव टाइम्स। और दो पॉइंट्स के बीच का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो कभी चेंज होता ही नहीं ना भाई। तो पोटेंशियल का नंबर चेंज हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा फिक्स होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना अकलमंदी नहीं थी। किसको डिफाइन करना अकलमंदी है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो आप जब पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो तो वो भी डिफरेंस ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट को आपने रेफरेंस मान लिया था और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली थी। मन में ये याद रखना है ना। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है। अलग अलग रेफरेंस लेवल लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी एक ही पॉइंट की बदल जाएगी, बट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स for conservative force is always remains constant या remains same, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए हमने क्या डिफाइन किया है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही क्यों डिफाइन किया है और डिफरेंस ही क्यों डिफाइन किया है, क्योंकि
पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का मतलब नहीं था, क्योंकि वो किसी भी एक पर्टिकुलर रेफरेंस लेवल अगर आप चेंज कर दोगे तो वो नंबर चेंज हो जाएगा, बट नंबर कितना भी चेंज हो जाए दो पॉइंट्स के बीच में, बट उनका डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो आई होप बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का ये भी आपको क्लियर होगा। बोलिए बच्चों, इसमें कोई दिक्कत कि समझ आ गया? Yes, sir. तो अगर ये लिख लिया है तो मैं इसको क्लियर कर दूं बच्चों। बोलिए। Yes, sir. अच्छा, आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपने यहाँ पे देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी पॉइंट की वो रेफरेंस लेवल पे डिपेंड करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है एक पॉइंट पर, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर कोई भी वैल्यू एक्वायर कर सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। तो ऐसा ना समझे कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है ना, तो इस बात को भी लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड जीरो। तो कोई भी वैल्यू एक्वायर कर सकती है, ये बात इस पर डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंस लेवल कहाँ चूज किया है। अच्छा, एक और बात जो इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करनी चाहिए वो है बच्चों क्या कि मतलब ये आपको बाद में समझ में आएगा समय के साथ, अभी बस आप लिख लो, क्योंकि मैं पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट्स यहीं पे कवर कर रहा हूं, तो ये आपको आगे चलकर बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अभी आप इतना लिखें कि अगर पोटेंशियल एनर्जी बच्चों नेगेटिव आती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू सिस्टम्स या कभी भी नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब वो जो है कैसा फोर्सेस अप्लाई होते हैं बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स है ना, वहां पे जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस पॉइंट को कि इफ पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, potential energy is negative, then the forces are attractive in nature, forces are attractive in nature। तो वो अट्रैक्टिव होते हैं नेचर में। जबकि अगर इफ पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, समय के साथ ये चीजें समझ में आएंगी, अभी इसके लिए परेशान ना हो, बस एस फैक्ट के रूप में इसको याद रख लें, देन द फोर्सेज आर अट्रैक्टिव। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं ना, तो आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है ना बच्चों, 11th क्लास में होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। फोर्सेज आर रिपल्सिव है ना, तो फोर्सेज जो है वो रिपल्सिव होते हैं, रिपल्सिव इन नेचर। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब इनडायरेक्टली हमें ये पता चल जाता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, रिपल्सिव लगते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स लगते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम का रिपल्सिव फोर्सेस के केस में पॉजिटिव आती है ना। तो ये समय के साथ आप सीखोगे, लेकिन फिर भी अगर आप तो आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को सर ने बताया होगा कि भाई न्यूक्लियस होता है और स्टेशनरी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो आपने एनर्जी लेवल्स बताए होंगे बच्चों, एनर्जी लेवल डिफाइन करते हैं ना, ग्राउंड एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल। तो वहां पे जो आप एनर्जी लिखते हो वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक टोटल लिखते थे। तो अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी बच्चों, तो याद होगा आपको जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती थी वो नेगेटिव आती थी, उसकी वैल्यू नेगेटिव थी, तो टोटल एनर्जी भी नेगेटिव आती थी, काइनेटिक से ज्यादा पोटेंशियल होती थी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती थी। इसलिए टोटल एनर्जी जब आप सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करते थे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा होती थी और उसकी वैल्यू नेगेटिव होती थी, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव आती थी। और आपको याद होगा ग्राउंड लेवल पे टोटल एनर्जी थी, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शायद आपने पढ़ा हो। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों आती है, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और अपोजिट नेचर के चार्जेस में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इसलिए वहां पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव थी। तो पोटेंशियल एनर्जी जहां नेगेटिव होती है वहां पे फोर्सेस अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, और जहां पे रिपल्सिव होता है वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है जनरली वो पॉजिटिव आती है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मैंने अभी लिखवा दिए, समय के साथ आप सीखोगे, मेरे ख्याल से आपको एग्जांपल क्लियर है अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनर्जी लेवल पढ़ा है तो, है ना, क्योंकि बोर्ड्स मॉडल में पढ़ाते हैं, पढ़ाया गया होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये सारी चीजें भी आपको पता होंगी। बोलिए बच्चों, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir.
पढ़ा है ना भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कितनी पढ़ा है? यस चलो सर। हाँ, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, उसको फैक्ट के रूप में याद रख लो कि जनरली पोटेंशियल एनर्जी जब नेगेटिव होती है, जब फोर्सेस अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है जब रिपल्सिव होती है। समय के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आपको क्लियर होती जाएगी, है ना। और टेंशन नहीं लो, बाद में 12th क्लास में तो एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, है ना। फिजिक्स में भी है, हालांकि हमारे में केमिस्ट्री जितना नहीं होता है, लेकिन बोर्ड्स मॉडल तक बहुत अच्छे से क्लियरली हम चीजों को समझेंगे, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वहां पे इलेक्ट्रोस्टैट्स फोर्स भी आएंगे, तो रिपल्सिव भी देखेंगे, अट्रैक्टिव भी देखेंगे, और फिर उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो वहां पे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो अभी तो इसको बस फैक्ट के रूप में आप याद रख लें। ठीक है बच्चों, तो लिख लिया है तो मैं क्लियर कर दूं ड्राइंग, बताइए। यस सर। हम्म चलो, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दिया, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी बता दिया। अब आते हैं हम लोग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पर, क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखें, मैं क्लियर कर रहा हूं बच्चों ड्राइंग। देखो अब, तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों हेडिंग डाल लें आप, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब इसमें क्या होगा बच्चों कि ध्यान से अगर हम सोचें, तो पहले तो एक बात हमने पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है किसके लिए? कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहले स्प्रिंग फोर्स को तो देखें वो कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो बच्चों एनएलएम अगर आपको याद है थोड़ा बहुत, तो मैंने स्प्रिंग फोर्स के बारे में एनएलएम में बात की थी। तो मैंने आपको बताया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कि कोई भी ऐसा ब्लॉक है किसी पर्टिकुलर स्प्रिंग से जुड़ा हुआ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और अगर ये जो स्प्रिंग है ये अपनी नेचुरल लेंथ पर है बच्चों, नेचुरल लेंथ पर, तो मैंने बताया था कि ये जो स्प्रिंग है ये कोई भी फोर्स नहीं लगाती। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है बच्चों? जीरो। लेकिन वहीं अगर आप इसकी नेचुरल लेंथ से इस स्प्रिंग को इलोंगेट कर दो, इलोंगेट कर दो, अगर आपने इसको एक्स इलोंगेट कर दिया, एक्स इलोंगेट कर दिया, तो इसमें पीछे की तरफ टूवर्ड्स इट्स नेचुरल लेंथ स्प्रिंग फोर्स लगता है बच्चों। कितना लगता है? के एक्स। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू, अगर ये एक्स एक्सिस में आगे खिसकाया है आपने, तो एक्स एक्सिस में पीछे की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा। तो वेक्टर फॉर्म में स्प्रिंग फोर्स वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस के इंटू एक्स इंटू आई कैप। देखो, अगर एक्स एक्सिस को आई कैप माना, तो आई कैप के रिस्पेक्ट में एक्स अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो फोर्स जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, यही है ना वेक्टर फॉर्म। तो अब आप ध्यान से देखो, तो स्प्रिंग फोर्स का केवल एक्स कंपोनेंट है, तो स्प्रिंग फोर्स तो ऐसा दिख रहा है भाई, एक्स कंपोनेंट है और वो फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है। के एक्स जो है ये एक्स का फंक्शन है ना, इसमें वाई वगैरह तो कुछ आया नहीं, तो ये आई कैप। तो आप ध्यान से देखो, तो स्प्रिंग फोर्स का एक्स कंपोनेंट एक्स का फंक्शन है। तो ये तो बच्चों सेकंड फॉर्मेट बन गई, जो मैंने आपको सेकंड फॉर्मेट बताई थी कंजर्वेटिव फोर्स को पहचानने का तरीका। तो मैंने बताया था एक तो कांस्टेंट फोर्स है, दूसरा एक्स कंपोनेंट एक्स का फंक्शन हो, वाई कंपोनेंट वाई का फंक्शन हो, जेड कंपोनेंट जेड का फंक्शन हो, तो वो भी कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आता है। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट, तो इसमें ये दूसरी फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है कि इसका एक्स कंपोनेंट एक्स का फंक्शन है, वाई और जेड है नहीं, लेकिन एक्स का जो कंपोनेंट है वो एक्स का फंक्शन है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमने पहचान लिया कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है बच्चों वो कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। बोलिए, ये बात समझ में आई सभी को कि स्प्रिंग फोर्स क्यों कंजर्वेटिव फोर्स है? क्योंकि ये सेकंड फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉर्मेट, जो आपका एक्स कंपोनेंट एक्स का फंक्शन, वाई कंपोनेंट वाई का फंक्शन, इसलिए स्प्रिंग फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। बोलो बच्चों, समझ में आई बात? यस सर। तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। बताइए, लिख लिया है तो मैं इसको क्लियर करके आगे बढ़ूं? यस सर। चलो ठीक, देखे। अब बच्चों आप हेडिंग डालेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग।
अब ये निकालते हैं जरा। तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक डेफिनेशन तो हमें आता है ना भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारी बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग निकालना है। तो ये हमने स्प्रिंग मान ली। स्प्रिंग अभी अपनी अगर मान लीजिए कि नेचुरल लेंथ में, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, इसको हम ऐसा मान लेते हैं। और इस ब्लॉक को बच्चों पहले मान लीजिए कि इलोंगेट करके x1 में लाया था, फिर इस ब्लॉक को x1 से इलोंगेट करके x2 दूरी पे ले आए, है ना। तो पहले स्प्रिंग को इलोंगेट किया तो x1 दूरी पे आया, फिर उसको x1 से x2 ले गए। मतलब ये आपका इनिशियल पॉइंट A है और ये फाइनल पॉइंट B है। तो आप A से B ले जा रहे हो स्प्रिंग को, A से B, है ना, A से B ले जा रहा। तो A से B ले जाने में वर्क डन करेगा स्प्रिंग का, तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। तो हमने तो पढ़ा है, सर ने बताया है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो कि A पर हम मान रहे हैं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी A है माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी B है, इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग। स्प्रिंग क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो सबसे पहले अपन वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स निकालते हैं, फिर हम ये तो कर ही लेंगे, इस ये फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा किसी भी बी पॉइंट पर, है ना बच्चों। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं वन बाई वन करके। तो सबसे पहली बात तो आप जानते हो कि अगर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स लगाना है तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो एक वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि वो एक्स पे डिपेंड करता है ना बच्चों, एक्स पर। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, ये भी हम समझते हैं। तो हम यहाँ पे देखो दिखते कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो नेचुरल लेंथ से किसी भी x दूरी पे जाएंगे हम, और x दूरी पे जाकर हम बोलेंगे कि अगर इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx किया जाए जिसमें फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, तो को जो आपका फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स वो पीछे की तरफ लग रहा है kx, और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, तो इन दोनों में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो छोटा सा वर्क डन होगा वो निकाल लेते हैं। तो स्मॉल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कितना होगा बच्चों, स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, ये पीछे की तरफ लग रहा है, तो 180 डिग्री। तो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर बात करें, मैग्नीट्यूड, तो बच्चों माइनस साइन हट जाएगा, तो सिर्फ के एक्स लिखेंगे क्योंकि हम एंगल तो ले रहे हैं 180 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड हो गया के एक्स इंटू डी एक्स, और कॉस 180 की वैल्यू बच्चों आपको पता है कितनी होती है, -1, -1। तो यहाँ पे देखो आप टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालना है, कंजर्वेटिव फोर्स, तो माइनस साइन बाहर ले लो, कांस्टेंट है के बाहर ले लो, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा x dx का। अच्छा कहां से कहां इंटीग्रेशन, तो आपको कहां से कहां ले जाना है पार्ट ब्लॉक को, x1 से लेकर x2 तक। तो हम लिमिट लगाएंगे x की, x1 टू x2। देखो अब आप इसको सॉल्व करो, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस के x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगा दो x1 से x2। इंटीग्रेशन वगैरह सब बच्चों आपको आता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से है नहीं। तो माइनस के अपर लिमिट लगाओगे तो k बाई 2 बाहर ले लो, तो ये बचेगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, पहले x की जगह x2 फिर x की जगह x1, और माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स जो है वो आ जाएगा k बाई 2 x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। चलो ये आ गया वर्क डन बाय स्प्रिंग। खैर हमने तो पोटेंशियल एनर्जी की बात की है, तो ये कंजर्वेटिव वाला वर्क डन पहुंच गया है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ए पॉइंट पर माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज बी पॉइंट पर। तो आप इसको लिख सकते हो वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जो है बच्चों वो किसके बराबर है, या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो माइनस के बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, या तो ये यूज कर लो। अपन ये ऊपर वाला यूज कर लेते हैं, उससे फॉर्मूला थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं माइनस के बाई 2 वर्क डन बाई जो स्प्रिंग फोर्स है इंटू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये यूज कर लिया है ना, और माइनस अंदर ले जाओगे तो नीचे बन जाएगा, लेकिन अभी इसको यूज कर रहे हैं ताकि हम इसको प्लस के फॉर्म में लिख पाए। तो अब ub को आप उधर ले जाओ, तो ub है पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट b, और इसको इधर ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों कितना, k बाई 2 x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर माइनस
माइनस नहीं प्लस, यूए तो यही है तो प्लस होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट दैट इज ए। तो आई होप आपको बच्चों ये फॉर्मूला क्लियर होगा। ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट बी पर, और ये इस तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी एट ए पता होना चाहिए। अब हमें ए पे पता नहीं है क्योंकि डिफरेंस हम कांस्टेंट मानते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी तो हम एज्यूम करेंगे। तो फॉर्मूला आसान करने के लिए अब हमें एक रेफरेंस लेवल मानना पड़ेगा, है ना। फॉर्मूला आसान करने के लिए हमें क्या मानते हैं बच्चों, रेफरेंस लेवल। तो मान लीजिए कि रेफरेंस लेवल जो यहाँ पे माना गया है वो नेचुरल लेंथ को माना गया, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग फोर्स 0 होता है। तो नेचुरल लेंथ को ही बच्चों क्या मान लिया गया, रेफरेंस लेवल। तो अगर जिसको हम रेफरेंस लेवल मान रहे हैं, उस पॉइंट को, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी ले लेते हैं बच्चों, 0। तो अगर मैंने रेफरेंस लेवल मान लिया है 0, तो अगर इस फॉर्मूले से जाए और अब मैं आपसे ये बोलूं कि भाई कोई भी आपकी स्प्रिंग है वो अपनी अभी नेचुरल लेंथ पर है, और नेचुरल लेंथ से हमने उसको ए पर एक्स पर इलोंगेट किया है या एक्स पे कंप्रेस किया है, एक्स दूरी पे इलोंगेट किया है, कंप्रेस किया है, तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो आपको बताना है कि बी पर किसी भी एक्स दूरी पर, नेचुरल लेंथ से किसी भी एक्स दूरी पर आपका पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी स्प्रिंग की। तो आप इस पॉइंट में रखो। अब ए जो है वो नेचुरल लेंथ का पॉइंट बन गया है, तो नेचुरल लेंथ पर तो पोटेंशियल एनर्जी हमने कितना एज्यूम किया बच्चों, इसको रेफरेंस लेवल ले लिया है, तो यहाँ पे 0 एज्यूम कर लिया। और हमें पॉइंट बी पर जो एक्स दूरी पर है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो ए क्योंकि नेचुरल लेंथ पे ही बन गया है, तो जो आपका x1 है बच्चों वो 0 हो चुका है, और x2 जो है नेचुरल लेंथ से जो x2 दूरी पर b पॉइंट है वो हमारा x हो चुका है। तो हम इस फॉर्मूले को अब अप्लाई करें तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट b which is x distance apart from the natural length will become kx square। देखो बच्चों x2 को x ले लो, x1 को 0 ले लो, तो ये हो जाएगा kx square by 2, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट वो है 0। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन x फ्रॉम नेचुरल लेंथ फॉर स्प्रिंग कैन बी रिटन एज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो देखो बच्चों फॉर्मूला कितना आसान हो गया, आप ध्यान से देखो। इसलिए रेफरेंस लेवल मानने का फायदा है और उसको 0 मानने का फायदा है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग की है वो एक्चुअली में डिफरेंस है। किसी भी x दूरी पर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर लिखी जा सकती है, लेकिन केवल वो तभी लिखी जा सकती है जब नेचुरल लेंथ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को है 0 माना है, रेफरेंस लेवल माना है। अगर नेचुरल लेंथ के अलावा कहीं और अगर रेफरेंस लेवल मानोगे तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। यानी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग एट एनी x कैन बी रिटन हाफ के एक्स स्क्वायर only if when we assume the potential energy 0 at reference level taken at natural length। ये बात आपको ध्यान रखना। तो आई होप बच्चों आपको पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग और ऑफ स्प्रिंग क्लियर होगा, समझ में आया होगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत। बोलिए बच्चों। तो इसमें आप लोग हमेशा याद रखना कि इसमें जो x है, x इज मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ, x इज measured फ्रॉम नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ से चाहे तो आप इलोंगेट करो या कंप्रेस करो, दोनों ही केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होगी, है ना बच्चों। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। बोलिए बच्चों इसमें कोई दिक्कत, ये समझ आ गया। Yes, sir. तो जल्दी से इसको नोट करो, तो फिर मैं इसको डिलीट करता हूं। Sir, done. चलो ठीक है, तो देखो भाई क्लियर कर रहे हैं आप। तो हमेशा बच्चों आप लोग याद रखें
कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की होती है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से अगर हम उसको x दूरी पे कंप्रेस करें या फिर elongate करें, जो भी करें, तो उस पॉइंट पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एट एनी x इज कंप्रेशन और elongation फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, तो आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो हाफ के एक्स स्क्वायर। तो कभी कभी अगर इसका ग्राफ पूछा जाए आप भी बना सकते हो, पोटेंशियल स्प्रिंग एक्स है, तो अगर नेचुरल लेंथ पे जाए तो वहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो माना हुआ, और वैसे याद होगा बच्चों u की मैक्सिमम पावर 1 है और x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये पैराबोलिक कर्व बनेगा, और मैक्सिमम पावर जिसकी 1 होती है उसके अबाउट सिमेट्रिक बनता है, तो u के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, देखो ये पैराबोलिक कर्व है, तो जब x जीरो है, नेचुरल लेंथ पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, उसके बाद x बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी एक्स स्क्वायर से, और कंप्रेस करोगे तो भी बढ़ती जाएगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग वर्सेस एक्स। तो आई होप आपको ये भी क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। बोलिए बच्चों, ग्राफ समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं अब हम लोग। यस सर। चलिए, और देखो भाई, अब देखो इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ग्राउंड पे इस तरीके से एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया गया वर्टिकली, है ना, और इस स्प्रिंग के ऊपर एक m मास के ब्लॉक को रिलीज कर दिया, रखकर इस ब्लॉक को रिलीज कर दिया। तो जब रिलीज नहीं किया था तो ये ब्लॉक जो था, ये जो स्प्रिंग थी वो अपने नेचुरल लेंथ पे थी। अब आप खुद सोचो, जब ब्लॉक को रिलीज कर दिया जाएगा तो इस ब्लॉक का वेट है, तो ये वेट लग रहा है, तो इस स्प्रिंग को वो क्या कर देगा बच्चों, कंप्रेस। तो मान लो कि इसने x कंप्रेस कर दिया, तो ब्लॉक ये आ गया भाई, x कंप्रेस करने के बाद तो ये स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में आ गई, है ना, क्योंकि वेट इसको दबा देगा तो स्प्रिंग दब गई, तो ये कंप्रेशन आया, पहले ये अपनी नेचुरल लेंथ पे था, अब ये x जो है वो कंप्रेशन में आ गया। तो उन्होंने ये कहा कि जो उसकी नेचुरल लेंथ है, अगर हम उसको रेफरेंस लेवल माने, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक लिखना है, फाइंड द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक। तो ब्लॉक की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये आपको बतानी है। तो चलिए निकालते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर दो पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है, दोनों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। एक पोटेंशियल एनर्जी है जो स्प्रिंग की वजह से आएगी, और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है जो ग्रेविटेशन की वजह से आएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोजीशन भी तो चेंज हो रही है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब क्योंकि स्प्रिंग के साथ दिक्कत यह है कि हम जब भी स्प्रिंग का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर लगाते हैं, तो वो तब लगाते हैं जब रेफरेंस लेवल किसको मानते हैं, नेचुरल लेंथ को। तो नेचुरल लेंथ को अगर आपने रेफरेंस लेवल माना है स्प्रिंग के लिए, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए भी उसी को रेफरेंस लेवल मानो। अब ग्राउंड को मत मानो, क्योंकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में तो हम रेफरेंस लेवल कहीं मान सकते हैं, तो हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हम h हाइट ऊपर जाएंगे तो प्लस लिखेंगे, h हाइट नीचे आएंगे तो माइनस लिखेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में तो कहीं भी रेफरेंस लेवल मानने से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्प्रिंग के केस में तो नेचुरल लेंथ भी लिखना पड़ेगा, तभी आप इक्वेशन लिख पाओगे। इसलिए हमेशा नेचुरल लेंथ को ही रेफरेंस मानो, चाहे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखो, चाहे आप स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखो, क्योंकि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तभी लगेगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ग्रेविटेशन का तो ऐसा है कि हम रेफरेंस लेवल बदल कर भी देख सकते हैं कि हम नीचे जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं, उस हिसाब से लिख सकते हैं ना। तो अब आप ध्यान से देखो, तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, ये जो है रेफरेंस लेवल हमने दोनों के लिए मान लिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी और स्प्रिंग के लिए भी। तो उससे x नीचे है, तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज u, तो उसको हम लिख सकते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि x कंप्रेशन में है
तो नेचुरल लेंथ से x दूरी है, तो उसका तो फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है आपको, और प्लस mg का कितना होगा बच्चों, तो x नीचे आया है, रेफरेंस लेवल से नीचे है। जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस लेवल से नीचे आते हैं तो माइनस होता है, तो माइनस mg इंटू हाइट जो है नीचे की तरफ वो कितनी x। तो देखो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस mgs। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि ये तो आपने लिखा है, लेकिन ये रियलिटी में आंसर नहीं होगा। मतलब आपको जब ऑप्शंस आएंगे या आंसर बताना होगा तो ये आंसर नहीं बताओगे बच्चों, क्योंकि x तो कंप्रेशन है ना, x हमें नहीं पता है कितना कंप्रेशन, तो x निकालना पड़ेगा पहले। तो आप ये सोचो कि ये जब कंप्रेस होके यहाँ पे रुकेगा, इक्विलिब्रियम में आएगा, तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा बच्चों, mg, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, kx। तो ये तो तब रुकेगा ना जब ये mg और kx दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तब ये रेस्ट पे आ जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब एट द कंप्रेशन एट इक्विलिब्रियम जब ब्लॉक रुक चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है, तब आपका जो kx है वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। तो x की वैल्यू एक्चुअली में है क्या, mg अपॉन k। तो ये वैल्यू x की आप उठा के यहां पुट करो, तो u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू है mg बाई के, मतलब m स्क्वायर g स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो बच्चों ये k और ये k कैंसल, माइनस mgx, तो mgx जो है mg, तो m स्क्वायर g स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, अपॉन k आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी, हाफ m स्क्वायर g स्क्वायर बाई के माइनस m स्क्वायर g स्क्वायर बाई के। तो देखो हाफ में से एक गया तो आधा बचेगा, लेकिन एक वाला जो है वो माइनस साइन के साथ है, तो माइनस, आप सॉल्व कर लो इसको, तो ये माइनस हाफ m स्क्वायर g स्क्वायर बाई के ये आएगा। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ये आंसर है बच्चों आपका। यानी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है इस केस में ब्लॉक की, वो है हाफ माइनस हाफ m स्क्वायर g स्क्वायर बाई के। इस तरीके से आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना आना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बोलो बच्चों, सवाल समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। सर हमने F इक्वल टू के एक्स क्यों लिया था? क्या बेटा, सर mg है तो उसके ऊपर F इक्वल टू के एक्स लिया है ना सर, वो नहीं समझ में आया। स्प्रिंग फोर्स बेटा, जब कंप्रेस होगा स्प्रिंग तो स्प्रिंग कहाँ फोर्स लगाएगा, यस ऊपर सर। की तरफ। अब तो ये एनएलएम का पार्ट है ना भाई, ये यहाँ पे मैं तो कैसे समझाऊं, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, अगर उसको आपने कंप्रेस किया है तो टूवर्ड्स नेचुरल लेंथ स्प्रिंग फोर्स लगता है, और स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू कंप्रेशन या इलॉन्गेशन। तो ऊपर की तरफ लगेगा ना, नेचुरल लेंथ ऊपर की तरफ है, तो स्प्रिंग तो है इसको ऊपर की तरफ धक्का देगी, जबकि उसको नीचे कौन दबा रहा है, mg। तो जब ऊपर का धक्का mg के बराबर हो जाएगा स्प्रिंग का, तो ये ब्लॉक रुक जाएगा। तो जिस समय पे रुक गया तो वो कितना नीचे आया, x। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी mg बाई के। अब यहाँ पे पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बेटा स्प्रिंग फोर्स है, एनएलएम याद करो, रिवाइज करो। एनएलएम सभी बच्चे यस रिवाइज सर। करके आए, स्प्रिंग फोर्स को रिवाइज करके आए, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। फिर आप ये मत बोलना कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, भाई वो तो पहले पढ़ा चुका है, उसको रिवाइज करो, है ना, वो जरूरी है। बट सर हमने दोनों फोर्सेस को ऐड क्यों किया, वो तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना। मैंने कहाँ ऐड किया बेटा, मैंने उन दोनों को इक्वेट किया है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मैंने ऐड कहाँ किया दोनों फोर्सेस, कब ऐड किया, मैंने पोटेंशियल एनर्जी ऐड की है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो दो पोटेंशियल एनर्जी है ना यहाँ पे, स्प्रिंग की और mg की, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो दोनों को ऐड ही करेंगे। मैंने फोर्सेस कहाँ ऐड किए हैं, मैंने फोर्सेस को तो इक्वेट किया एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। बेटा अंतर है, एनर्जी अलग चीज है, फोर्स अलग चीज है। मैंने ऐड की है टोटल एनर्जी के लिए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए दो टाइप की एनर्जीज थी, मैंने फोर्सेस को ऐड नहीं किया है। फोर्सेस को तो मैंने इक्वेट करके कंप्रेशन की वैल्यू निकाली। क्या मैंने ज्यादा टफ सवाल ले लिया, मुझे ये नहीं लेना चाहिए था। बोलो,
बेटा सोफिया समझ में आया? मैंने फोर्सेस को Yes, ऐड नहीं sir. किया है कहीं भी। और किसी को कोई डाउट? नो सर। पक्का समझ में आ गया अब? तो इस तरीके से किसी भी केस में आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखने को बोला जाए तो लिख पाएंगे कि नहीं? यस सर। चलिए ठीक है। तो बच्चों फिर मैं यहाँ पर अब मीटिंग एंड कर रहा हूँ, है ना। बाकी अब जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन बताऊंगा। मतलब अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया हो तो फोर्स कैसे निकाल सकते हो, और अगर फोर्स दिया हो तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि वो आपको 12th में भी नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा वर्क एनर्जी पावर पे। ये 12th क्लास में जब आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे होगे तो जो बच्चा ये मिस कर जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, फिर उनको रटना पड़ेगा। इसलिए अच्छे से आप लोग नेक्स्ट क्लास को जरूर, क्योंकि वहां पे कोई रिवाइज नहीं कराता उस चीज को, है ना। इसलिए यहाँ पे उसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो चलिए वो सब अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मैं अब ड्राइंग क्लियर कर रहा हूँ बच्चों, लिख लिया सभी ने? क्लियर कर दूं ड्राइंग? यस सर। चलिए ठीक है। तो इसको रिवाइज करके आए, स्प्रिंग फोर्स को रिवाइज करके आए, एलएम में जो क्वेश्चंस कराए थे उनको रिवाइज करें एक बार, बहुत जरूरी है ना। तो फिर आपको समस्या नहीं होगी। और रिवीजन तो आपको करते ही रहना है। कुमुलेटिव रिवीजन इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। अगर आपकी कुमुलेटिव रिवीजन नहीं है, मतलब हर संडे जो भी आपको टाइम मिलता है उसमें जितना भी पुराना पढ़ा है उन सबको रिवाइज करना चाहिए आपको। तो एक अच्छा बच्चा ये हमेशा करता है, ताकि आप चीजों को भूलें ना, और फिर आपको एंड में इतना ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रिवीजन करते करते इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप किताब को ऐसे खोल कर एक बार पलटा देंगे तो रिवाइज हो जाएगा ना। लेकिन वो तभी होगा जब अभी कुमुलेटिव रिवीजन करते जाओ आप। तो जितना ही पढ़ते जा रहे हो उसको हर संडे रिवाइज भी करते जाओ, है ना। तो वो फायदेमंद होता है।